साथियों, आप सभी के विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 11 की पुस्तक राजनीति विज्ञान की, इसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इस पुस्तक को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अभी तक इस पुस्तक के 10 चैप्टर में से 8 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 8 चैप्टर हमने पढ़े थे। पहला था संविधान क्यों और कैसे, दूसरा था भारतीय संविधान में अधिकार, तीसरा था चुनाव और प्रतिनिधित्व, चौथा था कार्यपालिका, पाँचवां विधायिका, छठवां था न्यायपालिका और सातवां संघवाद और आठवां चैप्टर था स्थानीय शासन। और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे संविधान, एक जीवंत दस्तावेज, अर्थात 9वां चैप्टर। तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या था, इस चैप्टर से हमें क्या जानकारी मिलेगी। तो इस अध्याय में हम पिछले 55 वर्षों के दौरान, अब तो क्या हो 70 वर्ष ज़्यादा हो गए हैं, तो इस अध्याय में हम लोग पिछले 55 वर्षों के दौरान संविधान के क्रियान्वयन और भारत की शासन प्रणाली में उसकी भूमिका पर विचार करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातें जान सकेंगे। कौन कौन सी? पहली, भारतीय संविधान को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। दूसरा, संविधान में कई संशोधन किए जा चुके हैं परंतु इसका मूल स्वरूप नहीं बदला है। तीसरा, संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और चौथा, यह संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या संविधान जो हमारा ये अपरिवर्तनीय होते हैं, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो परिस्थितिगत बदलाव, सामाजिक परिवर्तनों और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया है। सोवियत संघ में 74 वर्षों के दौरान, एक बार 1918 में, फिर 1924 में, फिर 1936 और 1977, इस बार 4 बार संविधान वहाँ पर बदला गया है। अभी हाल ही में वहाँ पर राष्ट्रपति को लेकर कुछ और भी परिवर्तन किए गए हैं। 1991 में वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया और जल्द ही सोवियत गणराज्य भी बिखर गया। इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहाँ रूसी गणराज्यों का नए सिरे से गठन किया गया और 1993 में एक नया संविधान अंगीकार किया गया। अब जरा भारत की ओर नज़र दौड़ाएं। भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। तब से लेकर आज तक 55 वर्ष, अब तो क्या हो गया, आज़ादी के 73 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और 74वां हम लोग स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। तो इतने वर्ष बीत चुकने के बाद भी यह संविधान लगातार काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुरूप या अनुसार काम करती है। तो क्या हम यह माने कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें किसी बदलाव की ज़रूरत ही नहीं है? क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलाव और घटनाओं का अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था? एक अर्थ में ये दोनों ही बातें ठीक हैं। यह बात सही कि हमें एक मजबूत संविधान विरासत में मिला है। इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। इसके साथ यह बात भी सही है कि हमारे संविधान निर्माता अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय कर लिया था। लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता है जिसे बदलने की आवश्यकता न पड़े। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फ्रांस का एग्जाम्पल लें कि फ्रांस में किस प्रकार से संविधान को कई बार बदला गया है। फिर आगे देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में क्या परिवर्तन समय के साथ किए गए हैं। तो यदि फ्रांस की बात करें तो इसी प्रकार फ्रांस ने भी 200 वर्षों के दौरान कई संविधान अपनाए। जैसे कि रूस ने क्या हुआ कि अभी तक 4 बार वहाँ का संविधान बदला है, उसी प्रकार फ्रांस ने भी 200 वर्षों के दौरान कई संविधान अपनाए। क्रांति के बाद और नेपोलियन के शासनकाल में वहाँ संविधान को लेकर लगातार प्रयोग चलते रहे। क्रांति के बाद 1793 में वहाँ एक नया संविधान तैयार किया गया। इसे प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र कहा जाता है। उसके बाद 1848 में वहाँ दूसरा संविधान लागू हुआ और इसी के साथ बना दूसरा फ्रांसीसी गणतंत्र। फिर 1875 में तीसरा फ्रांसीसी गणतंत्र बना, यानी तीसरी बार एक नया संविधान अपनाया गया। संविधान निर्माण के क्षेत्र में फ्रांस ने चौथा प्रयोग 1946 में किया। अंततः वहाँ 1958 में एक और संविधान के साथ 5वें गणतंत्र की स्थापना की गई। तो इस प्रकार वहाँ पर 5 बार जो है संविधान को बदला गया है। अब हम लोग भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि भारत में कि यदि संविधान को अभी तक नहीं बदलने की आवश्यकता पड़ी, तब यह प्रश्न उठता है कि तब एक ही संविधान आखिर हमारे यहाँ इतने दिनों से कैसे काम करता रह सकता है। इस प्रश्न का एक उत्तर तो यह है कि हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया है कि समय की ज़रूरत को देखते हुए इसके अनुकूल
संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान के व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि किसी संवैधानिक बात की एक से ज़्यादा व्याख्याएं हो सकें। कहने का मतलब यह है कि हमारा संविधान लचीला है, फ्लेक्सिबल है। अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव दोनों ने ही संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब ना बनकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है। समय के एक खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह तो स्वाभाविक ही है कि उस खास वक्त में समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके समाधान के प्रयासों की झलक संविधान के प्रावधानों में दिखाई देगी। लेकिन संविधान को बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे आने वाले समय में वह सरकारों के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करे। इसीलिए किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में भी सक्षम होना चाहिए। इस अर्थ में संविधान न केवल समकालीन परिस्थितियों और प्रश्नों से जुड़ा होता है बल्कि उसके कई सारे तत्व स्थायी महत्व के होते हैं। लेकिन इसी के साथ संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज भी नहीं होता है, मतलब कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके। संविधान की रचना मनुष्य ही करते हैं और इस नाते उसमें हमेशा संशोधन, बदलाव और पुनर्विचार की गुंजाइश रहती है। संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है, लेकिन इस संबंध में हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा भी होता है, अर्थात फ्रेम होता है। इस दृष्टि से संविधान एक ऐसा उपकरण होता है जिसे समाज खुद अपने लिए गढ़ता है। संविधान की यह दोहरी भूमिका संविधान की हैसियत को लेकर कुछ मुश्किल सवाल खड़े करती है कि क्या संविधान इतना पवित्र दस्तावेज होता है कि उसमें कोई बदलाव किया ही नहीं जा सकता। दूसरी तरफ देखें तो यह पूछा जा सकता है कि क्या यह एक इतना आम फाहम मसला है कि उसमें सामान्य कानून की तरह जब चाहे बदलाव किए जा सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ें कि क्या इसमें बदलाव ही नहीं किया जा सकता, इतना पवित्र है, या जब चाहे तब इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो इसको लेकर देखें तो भारतीय संविधान के निर्माताओं को इस समस्या का आभास था, इसलिए उन्होंने संविधान में एक संतुलन पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने संविधान को सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे सम्मान की दृष्टि से देखें। साथ ही संविधान बनाते समय उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी वे इस बात को लेकर सचेत थे कि किसी मुद्दे पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। वे जानते थे कि जब समाज किसी मत विशेष की ओर ज़्यादा आकृष्ट होगा तब संविधान के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाएगी। इसलिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा गया, यानी इसे पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ इतना लचीला भी बनाया गया कि उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप यथोचित बदलाव किए जा सकें। दूसरे शब्दों में हमारा संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है। इसमें किसी स्थिति के बारे में अंतिम निर्णय देने से बचा गया है। यह कोई अपरिवर्तनीय चीज़ नहीं जिसमें कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर अब प्रश्न उठता है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। तो संविधान संशोधन के संबंध में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368 या 368, जो यह कहता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित अर्थात 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है तथा पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा सकती है। मतलब नई चीज़ों को जोड़ सकती है और पहले की चीज़ों को हटा सकती है या उन्हें चेंज कर सकती है। आगे चलते हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे। संविधान को इतना लचीला होना ही चाहिए कि उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया जा सके, लेकिन साथ ही इसे अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलावों से बचाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे। यहाँ लचीले का मतलब है परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि और कठोर का अर्थ अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। मतलब जहाँ आवश्यकता हो वहाँ परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु कठोर इस संदर्भ में कि आप मनमर्जी तरीके से इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे संविधानों को कठोर कहा जाता है। भारतीय संविधान में इन दोनों ही तत्वों का समावेश किया गया है, मतलब नम्यता का भी और अनम्यता अर्थात कठोरता का भी। संविधान निर्माता जानते थे कि संविधान में त्रुटियां हो सकती हैं,
वे समझते थे कि संविधान पूरी तरह दोषमुक्त नहीं हो सकता है। वे संविधान को एक ऐसा रूप देना चाहते थे कि त्रुटि सामने आने पर उनका निवारण आसानी से किया जा सके। इस संविधान के कुछ प्रावधानों का स्वरूप अस्थायी था और इनके बारे में यह राय अपनाई गई कि नई संसद का गठन होने पर या बाद में इन प्रावधानों को हटा लिया जाएगा। हमारा संविधान एक संघीय राज्य व्यवस्था बनाने के पक्ष में था, इसलिए उसमें ऐसे प्रावधान किए गए थे कि राज्यों की शक्तियों को उनकी सहमति के बिना नहीं हटाया जा सके। इसके कुछ पक्ष इतने केंद्रीय महत्व के थे कि संविधान निर्माता उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर रखना चाहते थे। अतः इन प्रावधानों की संशोधन प्रक्रिया को कठोर बनाना आवश्यक था। यही वजह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने पड़ते हैं। अब यदि हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें परिवर्तन कैसे होता है? 3 तरीके से। पहला, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर। तो कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जहां पे संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर परिवर्तन होता है। ये अनुच्छेद 368 के तहत आता है। तीसरा, विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिका का समर्थन होना चाहिए। तो ये भी अनुच्छेद 368 में है। तो जो संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर और विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिकाओं के आधार पर, ये दोनों ही बातें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हैं। परंतु जो चीज़ संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर परिवर्तन हो जाता है अनुच्छेदों में या जोड़ा घटाया जाता है, वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता है। आगे देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। तो संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार के संशोधनों और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता है। संविधान के इन हिस्सों को काफ़ी लचीला बनाया गया है। आगे संविधान के 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। इन दोनों अनुच्छेदों में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संसद इसी सरल तरीके से संशोधन कर सकती है, जैसे कि अनुच्छेद 2 के तहत बताया गया कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश दे सकती है। तो नए राज्यों का प्रवेश यदि होता है या अर्थात नए राज्यों का निर्माण किया जाता है तो इसके लिए संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के तहत करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ ही संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है या घटा सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को क्या किया गया, उसका क्षेत्रफल कम किया गया। ठीक है, तो ये क्या है, इसके लिए कोई संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं थी। ये सामान्य विधि के द्वारा संसद कर सकती है। तथा संविधान के शेष खंडों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके दिए गए हैं। ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते हैं। एक तरीके के अंतर्गत, जो पहला तरीका है, इसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात कही गई है। दूसरा तरीका ज़्यादा कठोर है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत तो होना चाहिए, इसके साथ ही राज्य विधान पालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता होती है। जैसे जब जीएसटी लाया गया तो जीएसटी में क्या था, एक तो विशेष बहुमत और दूसरा जो राज्य विधान पालिकाएँ हैं उनका आधे का समर्थन होना चाहिए, आधे से अधिक का। तो वो वहाँ जीएसटी के लिए क्या कहते हैं, तो यही कहा जा रहा है कि जो दूसरा तरीका है ज़्यादा कठोर है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधान पालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता होती है। ध्यान दें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है। संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी जैसे संविधान आयोग या किसी अन्य निकाय की संविधान की संशोधन करने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है। इसी प्रकार संसद या कुछ मामलों में राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के पश्चात इस संशोधन को पुष्ट करने के लिए किसी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती है तथा अन्य सभी विधेयकों के तरीके से या जो बिल होते हैं उनके तरीके से संविधान संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। परंतु इस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं होता है। जैसे सामान्य विधेयकों में क्या होता है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, परंतु यदि संविधान संशोधन विधेयक है
तो इसको जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। इन बातों से पता चलता है कि संशोधन की प्रक्रिया कितनी कठोर और जटिल हो सकती है। हमारे संविधान में इन जटिलताओं से बचा गया है। इससे हमारे यहाँ संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो गई है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि संशोधन के प्रश्न पर अंतिम राय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की ही होती है। इसका अर्थ यह है कि संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों अर्थात संसदीय संप्रभुता में ही निहित है। अब थोड़ा सा विशेष बहुमत की बात करें तो चुनाव, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित अध्यायों में हम उन प्रावधानों का अध्ययन कर चुके हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। एक बार पुनः याद करें कि विशेष बहुमत का क्या अर्थ होता है। सामान्यतः विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि सदन में 247 सदस्य उपस्थित हैं। ये सभी सदस्य एक विधेयक पर मतदान करते हैं। अगर इन सदस्यों में कम से कम 124 सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो इस विधेयक को पारित माना जाएगा। आधे से अधिक होना चाहिए। लेकिन संशोधन विधेयक पर जो है यह बात लागू नहीं होती है। संविधान में संशोधन करने के लिए दो प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सबसे पहले वाला जो है, इसमें संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए, मतलब 247 का आधा होना चाहिए यहाँ उदाहरण के तौर पर। तथा दूसरे संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। मतलब इन 247 में से जितने लोग मतदान कर रहे हों उनमें उन संख्या में से जो है 2/3 वो जो प्रस्ताव लाया गया है या जो संशोधन उसके समर्थन में हो। तो संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित कराने की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पे यही जो क्या कहते हैं विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया है इसको लागू करना होगा। तथा संविधान संशोधन के लिए क्या है कि संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं होता, जबकि साधारण जो विधेयक होते हैं या साधारण संशोधन करना होता है वहाँ पर संयुक्त सत्र का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 108 के तहत। परंतु यहाँ पे संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है जब संशोधन विधेयक लाया जाता है। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है आखिर विशेष बहुमत का क्या औचित्य है। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, अतः किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हों, मतलब 545 में से 300 सदस्य मौजूद हों, तो विधेयक पारित करने के लिए 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। लेकिन कल्पना करें कि लोकसभा के 400 सदस्यों ने किसी विधेयक पर होने वाले मतदान में भाग लिया और इस विधेयक को पारित करने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ स्वतंत्र रूप से पारित किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जब तक प्रस्तावित विधेयक पर पर्याप्त सहमति न बन पाए तब तक उसे पारित नहीं किया जा सकता है। तथा सत्तारूढ़ दल काफ़ी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध के बावजूद बजट या अपनी पसंद का विधेयक पारित करा सकता है। लेकिन अगर यह दल संविधान में संशोधन करना चाहता है तो उसे कुछ विपक्षी दलों को विश्वास में लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। इस तरह संशोधन प्रक्रिया के पीछे बुनियादी भावना यह है कि उसमें राजनीतिक दलों और सांसदों की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि विश्व के अनेक देशों में संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में। तो विश्व के आधुनिकतम संविधानों में संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं में दो सिद्धांत ज़्यादा अहम भूमिका अदा करते हैं। एक सिद्धांत है विशेष बहुमत का। उदाहरण के लिए अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस आदि के संविधानों में इस सिद्धांत का समावेश किया गया है। अमेरिका में 2/3 बहुमत का सिद्धांत लागू, जबकि दक्षिण अफ्रीका और रूस जैसे देशों में 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा सिद्धांत है संशोधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी का। यह सिद्धांत कई आधुनिक संविधानों में अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड में तो जनता को संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने तक का अधिकार है, तथा रूस और इटली अन्य ऐसे देश हैं जहां जनता को संविधान में संशोधन करने या संशोधन के अनुमोदन का अधिकार दिया गया है। जैसा कि अभी कुछ समय पहले रशिया में किया गया है कि वहां राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर कुछ परिवर्तन किए गए हैं, तो उसके लिए उन परिवर्तनों को अनुमोदित करने के लिए वहां पर जनमत संग्रह भी कराया गया है।
आगे देखते हैं। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक वक्तव्य है जो कि संविधान के वाद विवाद के दौरान यह कहा गया था। इनका कहना था कि जो लोग संविधान से संतुष्ट नहीं हैं उन्हें इसमें संशोधन करने के लिए सिर्फ 2/3 बहुमत की ज़रूरत है। अगर वे इतना बहुमत भी हासिल नहीं कर सकते तो यह कहना पड़ेगा कि उनकी राय में आम जनता की राय निहित नहीं है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संसदीय बहुमत की बात नहीं कर रहे हैं, इस संदर्भ में जनता की राय का भी उल्लेख भी करते हैं। इससे पता चलता है कि बहुमत की धारणा के पीछे जनमत की भावना काम करती है। जनमत का यही सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अब राज्यों द्वारा अनुमोदन की बात को देख लेते हैं। तो संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत पर्याप्त नहीं होता है। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित या जनप्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श करना और उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। पीछे हमने संविधान की संघीय प्रकृति के बारे में अध्ययन किया है। संघीय संरचना का अर्थ यह है कि राज्यों की शक्तियाँ केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं करती हैं। संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई कि जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएं किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती हैं तब तक वह संशोधन प्रभावी नहीं माना जाता है। संघीय संरचना से संबंधित प्रावधानों के अलावा मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को भी इसी प्रकार रक्षणीय बनाया गया है। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि संविधान के कुछ हिस्सों के बारे में राजनीति से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है। इस प्रावधान में राज्यों के अधिकारों को भी जगह दी गई है। इसके अंतर्गत राज्यों को संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि संशोधन की प्रक्रिया के कठोर होने के बावजूद उसे फिर भी काफ़ी हद तक लचीला बनाया गया है। हम देख सकते हैं कि संशोधन के लिए केवल आधे राज्यों के अनुमोदन और राज्य विधान पालिकाओं के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार देखा जा सकता है, मतलब यहाँ पर राज्य विधान पालिकाओं में उस जो संशोधन है उसके लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं, साधारण बहुमत से ही वहाँ पर पारित हो जाना चाहिए। इस प्रकार देखा जा सकता है कि शर्तों की कठोरता के बावजूद संशोधन करने की प्रक्रिया अव्यवहारिक नहीं है। संक्षेप में, भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रक्रिया में राज्यों को सीमित भूमिका दी गई है। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को इतना आसान नहीं बना दिया जाना चाहिए कि उसके साथ जब चाहे छेड़खानी की जा सके, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि भावी पीढ़ियाँ, मतलब आने वाली पीढ़ियाँ अपने समय की ज़रूरतों के हिसाब से इसमें संशोधन कर सकें। अब बात कर लेते हैं कि संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए हैं, जो कई सारे संशोधन हो चुके हैं इसमें। तो 26 जनवरी 2006 को हमारे संविधान को लागू हुए 56 वर्ष हो गए। दिसंबर 2005 तक, दिसंबर 2005 तक का आंकड़ा है, इसमें 92 संशोधन किए जा चुके हैं। अब तो और ज़्यादा हो गए हैं। संशोधन प्रक्रिया की कठोरता को देखते हुए संशोधनों की यह संख्या काफ़ी बड़ी मानी जाएगी। आइए जानने का प्रयास करें कि इतने सारे संशोधनों के पीछे क्या वजह रही और इसके निहितार्थ क्या हैं। आइए जरा एक नज़र संशोधनों के इतिहास पर डालें। अगले पन्ने पर 2 ग्राफ दिए गए हैं, उनको यदि आप ध्यानपूर्वक देखें और उसे समझने का प्रयास करें तो ग्राफ में एक ही सूचना के 2 भिन्न भिन्न तरीकों से दर्शाया गया है। पहले ग्राफ में प्रत्येक 10 वर्षों के दौरान हुए संवैधानिक संशोधनों की संख्या को दर्शाया गया है। इसमें दिए गए स्तंभ उस अवधि के दौरान संशोधनों की संख्या को चिन्हित करते हैं। दूसरे ग्राफ में प्रत्येक 10 संशोधनों की अवधि को दिखाया गया है, मतलब 10 संशोधन होने में कितना वक्त लगा है। आप पाते हैं कि 1970 से लेकर के 1990 तक के 2 दशकों के दौरान बड़े स्तर पर संशोधन हुए हैं। दूसरी ओर जब दूसरा ग्राफ हमें एक और ही कहानी बताता है। 1974 से 1976 के बीच 3 वर्षों के अंतराल में संवैधानिक संशोधन किए गए। पुनः 2001 से 2003 तक ठीक 3 वर्षों के दौरान भी 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। तथा हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में ये 2 कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले काल के दौरान कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस पार्टी को संसद में भारी बहुमत मिला था तथा लोकसभा में उसके 352 सदस्य थे और ज़्यादातर राज्य विधानसभाओं में भी वह बहुमत की स्थिति में थी। दूसरी ओर 2001 से 2003 के बीच का काल गठबंधन की राजनीति का काल माना जाता है। यह एक ऐसा भी काल था जिसमें विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें काम कर रही थी। इस काल की एक अन्य विशेषता भाजपा और इसके विरोधी दलों के बीच कटु प्रतिद्वंदिता थी। लेकिन इस काल में 10 संशोधन किए गए।
इसलिए ये संशोधन केवल सत्ताधारी पार्टी के बहुमत पर ही निर्भर नहीं करते थे। तो यहाँ ये दो जो आपको दो ग्राफ दिए गए हैं ये यहाँ पर है, ठीक है। एक में क्या है कि मतलब सन दिया गया, जैसे 1951 से 1960 के बीच में कितने संशोधन किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1900 मतलब 10 वर्षों में आपके कितने किए गए हैं, 5 से ज़्यादा, 10 से कम, मतलब करीब ये 7 से 8 के बीच किए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखें इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा जो है 1971 से 80 के बीच में 20 से ज़्यादा, और फिर 81 से 90 के बीच में सबसे ज़्यादा किए गए हैं। और इस पूरे ग्राफ में सबसे कम संशोधन कब किए गए हैं, आपका 1951 से 60 के बीच में। तथा यहाँ पर क्या दिया गया है कि 10 यहाँ पर ये 10 साल के अंतराल पर मतलब 10 संशोधन करने में कितना टाइम, ये आपका वर्ष है, टाइम है, और ये 10 संशोधन होने में कितना टाइम लगा है। यहाँ देखिए 10 संशोधन होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, कितना, 10 साल से भी ज़्यादा लगा है। और यहाँ पर आप देखिए जब आप 90 के दौरान आते हैं तो यहाँ पर संशोधन करने में 10 संशोधन होने में क्या है, ये आपके ये इतने में ही 2 साल के अंदर ही यहाँ पर इतने संशोधन हो गए हैं। तो ये दो तरीके से इसको दिखाया गया है इस ग्राफ को। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं संशोधनों की संख्या को लेकर हमेशा आलोचना होती रही है कि यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन किए गए हैं। बाहरी तौर पर 55 वर्षों की अवधि के दौरान संविधान में 92 संशोधनों की बात अजीब लगती है, लेकिन ऊपर के दोनों ग्राफ देखने से पता चलता है कि इन संशोधनों के पीछे केवल राजनीतिक सोच ही प्रमुख नहीं रही है। संविधान के पहले दशक को छोड़कर शेष दशकों में संशोधनों की एक धारा सी बहने लगती है। मतलब पहले 51 से 60 के बीच में कम संशोधन होते हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि हमने 71 से 80 और 81 से 90 के बीच में देखा तो काफ़ी संशोधन हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि संशोधनों के पीछे सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच बहुत मायने नहीं रखती थी, बल्कि ये संशोधन समय की ज़रूरतों के अनुसार किए गए थे। क्या इसके पीछे मूल संविधान की कमजोरियां भी काम कर रही हैं या संविधान ही बहुत लचीला है? इस चीज़ को समझते हैं तो संशोधनों की विषय वस्तु पहले देख लेते हैं। तो अब तक किए गए संशोधनों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे संशोधन शामिल किए गए जो तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के हैं और ये संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाने, उनकी व्याख्या करने तथा छिटपुट संशोधनों से संबंधित हैं। उन्हें केवल सिर्फ तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जा सकता है। वास्तव में वे इन उपबंधों में कोई विशेष बदलाव नहीं करते हैं तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष 15वें संविधान संशोधन के द्वारा करना, और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन 55वें संविधान संशोधन इसी बात के उदाहरण है। तो इससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं हुआ। एक अन्य उदाहरण के रूप में हम विधायिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी उपबंधों को भी ले सकते हैं। मूल उपबंध में आरक्षण की बात 10 वर्ष के लिए अवधि के लिए की गई थी, किंतु इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस अवधि को प्रत्येक 10 वर्षों की समाप्ति पर एक संशोधन द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाना आवश्यक समझा गया। इस संबंध में अब तक कुल 5 संशोधन किए जा चुके हैं, मतलब 5 बार बढ़ाया जा चुका है, परंतु इन संशोधनों से मूल उपबंधों में कोई अंतर नहीं आया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये केवल तकनीकी संशोधन है। क्या आपको राष्ट्रपति के पद से संबंधित चर्चा याद है जब हमने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी? मूल संविधान में यह माना गया था कि हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस संबंध में बाद में एक संशोधन किया गया और अनुच्छेद 74(1) में यह स्पष्ट कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। क्या इस संशोधन से वास्तव में कोई अंतर पड़ा है? इसे स्थापित परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है। अतः इस संशोधन में केवल संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या भर कर दी गई, मतलब पहले भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, परंतु इसको केवल क्या किया है, इसकी व्याख्या कर इस संविधान संशोधन के माध्यम से केवल व्याख्या की गई है। अब व्याख्याएं जो हैं विभिन्न दृष्टिकोण से की गई हैं। संविधान की व्याख्या को लेकर के न्यायपालिका और सरकार के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहे। संविधान के अनेक संशोधन इन्हीं मतभेदों की उपज के रूप में देखे जा सकते हैं। इस तरह के टकराव पैदा होने पर संसद को संशोधन का सहारा लेकर संविधान की किसी एक व्याख्या को प्रमाणिक सिद्ध करना पड़ता है। प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान और अपनी शक्तियों की अपने अपने तरीके से व्याख्या करती हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम लक्षण है। कई बार संसद इन न्यायिक व्याख्याओं से सहमत नहीं होती है और उसे न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। 1970 से 1975 के दौरान
ऐसी अनेक परिस्थितियाँ पैदा हुईं। न्यायपालिका तथा अधिकारों से संबंधित अध्यायों में आप संसद तथा न्यायपालिका के बीच उठने वाले विवादों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस संबंध में हम 3 दृष्टांतों का उल्लेख कर सकते हैं। पहला, मौलिक अधिकारों और नीति निषेध सिद्धांतों को लेकर के संसद और न्यायपालिका के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहे। इसी प्रकार निजी संपत्ति के अधिकार के दायरे तथा संविधान में संशोधन के अधिकार की सीमा को लेकर के भी दोनों के बीच विवाद उठते रहे। 1970 से 1975 के काल में संसद ने न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए बार बार संशोधन किए हैं। तथा यहाँ याद रखना जरूरी होगा कि इस दौर 1970 से 75 में भारतीय राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इसलिए हमारा संवैधानिक इतिहास पूरे तौर पर इस काल की राजनीति के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। अगले वर्ष स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते समय, मतलब जब हम लोग क्लास 12 की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो करते समय आपको इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये जो 1970 से 1975 के बीच जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, कौन सी घटनाएं थी, वो घटनाएं हम जब क्लास 12 की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन, ये तीसरे प्रकार का है। ठीक है, पहला क्या था? पहला आपका था संशोधनों की विषय वस्तु को लेकर के। ठीक है, जैसे कि क्या था, न्यायाधीश की आयु को 60 से 62 करना। फिर व्याख्या को लेकर के दूसरा तरीका था कि व्याख्या, मतलब जो विभिन्न दृष्टिकोण से चीज़ें थी, तो इसमें क्या था, सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव को दिखा गया। अब तीसरा जो रहा है वो राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन की बात। तो तीसरे वाले तरीके में बहुत से संशोधन ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति का परिणाम माना जा सकता है। एक अर्थ में कहा जा सकता है कि ये संशोधन तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए गए थे। वास्तव में 1984 के बाद किए गए अनेक संशोधन इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यहाँ एक बार पुनः पिछले प्रश्न को याद करें, गठबंधन सरकारों के बावजूद इतने संशोधन क्यों किए गए। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इनमें से कई संशोधनों के पीछे व्यापक आम सहमति काम कर रही थी। राजनीतिक उथल पुथल के इस दौर में हम अनेक संशोधनों को आकार लेते देखते हैं। संशोधनों के इस दीर्घ क्रम की शुरुआत दल बदल विरोधी कानून, जो कि 52वां संविधान संशोधन था, इससे हुई थी। दल बदल विरोधी कानून जो है, इसमें आपका 2 बार संशोधन होता है दल बदल विरोधी कानून में। एक तो 52वां संशोधन है और 91वां, मतलब 92वां और 91वां संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा 52 और 91 ये दोनों संविधान संशोधन जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो दल बदल विरोधी कानून के अलावा इस काल में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए संविधान में संशोधन की हुआ, और उसके अलावा 73वां 73 और 74 संविधान संशोधन किए गए, जो कि आपका स्थानीय सरकार से या स्थानीय शासन से संबंधित था। इस काल में नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भी संशोधन किए गए। सन 1992 से 93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल पैदा हुआ और इन मुद्दों से संबंधित संशोधन पारित करने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। अब जो विवादास्पद संशोधन रहे हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारी अब तक की चर्चा से यह भावना पैदा नहीं होनी चाहिए कि संविधान में संशोधन करने के प्रश्न पर आज तक कोई विवाद ही पैदा नहीं हुआ है। सच्चाई यह है कि 70 से 80 के दशक में इन संशोधनों को लेकर विधि और राजनीति के दायरों में भारी बहस छिड़ी थी। 1971 से 76 के काल में विपक्षी दल इन संशोधनों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है। इस संबंध में 38वां, 39, 42 संविधान जो है संविधान संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे हैं। जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई। ये 3 संशोधन जो हैं 38, 39 और 42, ये संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। पिछले 3 दशकों में संविधान की बुनियादी संरचना को लेकर के देश की सभी संस्थाओं में सहमति पैदा हुई। वास्तव में संविधान का 42वां संशोधन एक बड़ा संशोधन है। इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक प्रकार से यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णयों को भी चुनौती थी। यहाँ तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया गया।
और आपने मूल कर्तव्यों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। उन्हें संविधान में इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तथा संविधान का 42वां संविधान संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा की शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह कहा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया। क्या आप जानते हैं कि इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना 7वीं अनुसूची तथा 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। जब यह संशोधन संसद में पारित किया गया तो विरोधी दलों के बहुत से सांसद जेल में थे। इसी पृष्ठभूमि में 1977 के चुनाव हुए और सत्ताधारी दल जो कि कांग्रेस थी उसकी हार होती है। नई सरकार ने इन विरोधाभासी संशोधनों पर पुनः विचार करना आवश्यक समझा और 38, 39 और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन किए गए थे उनमें से अधिकांश को 43, 44 संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इन संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक संतुलन को पुनः लागू किया गया। इसीलिए जो 42 संविधान संशोधन, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारे चेंजिंग किए, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं संविधान की मूल संरचना तथा उसके विकास के संदर्भ में। तो भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक प्रभावित किया है वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। आप यह बात पहले से ही जानते हैं कि इस सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया। क्या? इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की गई। दूसरा, यह संविधान के किसी या सभी भागों में संपूर्ण संशोधन निर्धारित सीमाओं के अंदर की अनुमति देता है, मतलब किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा, संविधान की मूल संरचना एवं उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। यह केशवानंद भारती मामले में यह बात स्पष्ट हो गई, यह तीनों की तीनों बातें। तथा सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद के मामले में 1973 में निर्णय दिया था तथा बाद के 3 दशकों में संविधान की सभी व्याख्याएं इसको ध्यान में रखकर की गई। संरचना का सिद्धांत स्वयं में ही एक जीवंत संविधान का उदाहरण है। संविधान में इस अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, यह एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा हुआ है। जो मूल संरचना का जो सिद्धांत है इसका कहीं संविधान में कहीं उदाहरण नहीं दिया गया, मतलब इसको कहीं उल्लेख नहीं है, परंतु ये जो कहते हैं मूल ढांचे का जो सिद्धांत आता है ये न्यायिक व्याख्याओं से आया है। विगत 3 दशकों के दौरान बुनियादी संरचना के सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली है। इस तरह देखा जाए तो न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के चलते भी संविधान में संशोधन हुए हैं। सभी जीवंत संविधान बहस, तर्क वितर्क, प्रतिस्पर्धा और व्यवहारिक राजनीति की प्रक्रिया से गुजर कर ही विकसित होते हैं। 1973 के बाद न्यायालयों ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। एक अर्थ में बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता और लचीलेपन का संतुलन और मजबूत ही हुआ है। संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन के दायरे से बाहर रखने और उसके कुछ हिस्सों को संशोधन प्रक्रिया के अंतर लाने से कठोरता और लचीलेपन का संतुलन निश्चय ही पुष्ट हुआ है। तथा यहाँ पर थोड़ा सा संविधान संशोधन या संविधान की जो समीक्षा की बात है उसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर से कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो 9वें दशक के अंतिम वर्षों में समूचे संविधान की समीक्षा करने का विचार सामने आया। सन 2000 में भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया, जिसका उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था। विपक्षी दल तथा अन्य संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया। आयोग को लेकर उठा राजनीतिक विवाद अपनी जगह है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि आयोग ने बुनियादी संरचना में विश्वास जताया और ऐसे किसी कदम की सिफारिश नहीं की जिससे संविधान की बुनियादी संरचना को चोट पहुंचती हो। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांतों को कितना महत्व दिया गया है। अब फिर से कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं तो ऐसे कई और उदाहरण मौजूद हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की अहम भूमिका रही है। नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण सीमा तय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि आरक्षित सीटों की कुल संख्या के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस निर्णय को अब एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों अर्थात ओबीसी को आरक्षण नीति के अंतर्गत स्थान देते हुए उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा और यह फैसला दिया कि इस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ नहीं मिलने चाहिए। इसी तरह न्यायपालिका ने शिक्षा, जीवन, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समूहों की संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन के अधिकारों के उपबंधों में अनौपचारिक रूप से कई संशोधन किए हैं।
इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि न्यायालय के आदेशों की भी संविधान के विकास में कितना महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि संविधान हमारा जो है एक जीवंत दस्तावेज है। तो हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है। इसका क्या अर्थ है, तो इसके अर्थ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। लगभग एक जीवित प्राणी की तरह यह जो दस्तावेज है, मतलब जो हमारा संविधान है, समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। जीवंत प्राणी की ही तरह यह अनुभव से सीखता है, मतलब जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उनके अनुसार यह बदलता है। वास्तव में यह उस पहेली का उत्तर जिसका जिक्र हमने शुरुआत में संविधान के टिकाऊपन के बारे में किया था कि हमारा संविधान इतना टिकाऊ क्यों है, मतलब हमें अभी तक इसको बदलने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी। समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं का प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। यही लोकतांत्रिक संविधान का असली मानदंड है। लोकतंत्र में व्यवहारिकताएं तथा विचार समय समय पर विकसित होते रहते हैं और समाज में इसके अनुसार प्रयोग चलते रहते हैं। कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र को समर्थ बनाता हो और नए प्रयोगों के विकास का रास्ता खोलता हो, वह केवल टिकाऊ ही नहीं होता बल्कि अपने नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र भी होता है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या संविधान खुद का और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है। पिछले 55 वर्षों के दौरान देश की राजनीति तथा संवैधानिक विकास के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुई। इस अध्याय में हम उनमें से कुछ परिस्थितियों का उल्लेख कर चुके हैं तथा 1950 से संवैधानिक तथा वैधानिक मुद्दों के बारे में बार बार सामने आने वाला सबसे गंभीर प्रश्न संसद की सर्वोच्चता का था। संसदीय लोकतंत्र में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका पर इसको वरीयता प्राप्त है। ठीक है, संसद को इन दोनों पर वरीयता प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान में सरकार के अन्य घटकों को भी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसलिए अपेक्षा की जाती है कि संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत ही हो। प्रजातंत्र का अर्थ केवल वोट देने अर्थात मतदान करने तथा जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं है। प्रजातंत्र का अर्थ विकासशील संस्थाओं से है। इनके माध्यम से ही वह कार्य करता है। सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। अब न्यायपालिका के योगदान की बात कर लेते हैं। तो न्यायपालिका तथा संसद के विवाद के दौरान संसद का मानना था कि उसके पास गरीब, पिछड़े तथा असहाय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने अर्थात संशोधन करने की शक्ति मौजूद है। न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि ये सब कार्यकलाप संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए और जनहित के उपाय विधिक सीमाओं के बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। प्रजातंत्र में जितना महत्व जन कल्याण को दिया जाता है, उतना ही ध्यान इस बात पर भी देना पड़ता है कि सत्ता का दुरुपयोग ना होने पाए। भारतीय संविधान की सफलता इन तनावों को सुलझाने में ही निहित है। न्यायपालिका ने केशवानंद के मामले में संविधान की भाषा पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर निर्णय दिया। संविधान पढ़ने पर आपको संविधान के मूल ढांचे के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि उसका फला भाग मूल संरचना का हिस्सा है। इसी प्रकार मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई एक अवधारणा है। इसको फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। न्यायपालिका ने इस अवधारणा को कैसे विकसित किया, पिछले 3 दशकों के दौरान अन्य संस्थाओं ने इसे किस प्रकार अपनाया है, यहीं आकर हमें शब्द और भावना के बीच का अंतर पता चलता है। न्यायालय का यह मानना है कि किसी दस्तावेज को पढ़ते समय हमें उसके निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए। कानून की भाषा की अपेक्षा उस कानून या दस्तावेज के पीछे काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियाँ तथा अपेक्षाएं जो है अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि इसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब राजनीतिज्ञों की परिपक्वता की बात कर लेते हैं। तो उपर्युक्त अनुच्छेद में न्यायपालिका के बारे में की गई हमारी चर्चा से एक और तथ्य उजागर होता है। 1967 से 1973 के दौरान पैदा हुए कटु विरोधाभासों के दौर में संसद तथा कार्यपालिका ने एक संतुलित तथा दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया। केशवानंद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विचार कराने के प्रयास किए गए। जब ये सारे प्रयास विफल रहे तो 42वां संविधान संशोधन किया गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। लेकिन मिनर्वा मिल प्रकरण जो कि 1980 में आता है, इसमें न्यायालय ने अपने पहले लिए गए निर्णय को पुनः दोहराया। इसलिए केशवानंद मामले में निर्णय दिए जाने के 3 दशकों के बाद भी संविधान की व्याख्या में इस निर्णय ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
राजनीतिक दलों, राजनेताओं, सरकार तथा संसद ने भी मूल संरचना के संवेदनशील विचार को स्वीकृति प्रदान की है। यद्यपि संविधान की समीक्षा की बात चलती रही है, लेकिन यह प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं के परे नहीं जा सकती है। संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेताओं और जनता के सामने एक साझे भविष्य की तस्वीर थी। नेहरू ने स्वतंत्रता के अवसर पर दिए एक प्रसिद्ध भाषण में इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार बताया था। संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श अर्थात व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, सामाजिक आर्थिक समानता तथा जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे। यह आदर्श जो है आज भी धूमिल नहीं पड़ा है। यही कारण है कि आधी सदी गुजरने के बाद भी लोग संविधान का सम्मान करते हैं और उसे महत्व देते हैं। जनता की चेतना को निर्देशित करने वाले ये बुनियादी मूल्य आज भी उतने ही कारगर हैं। यहाँ पर इसी संदर्भ में जो है लक्ष्मी नारायण साहू का संविधान सभा के वाद विवाद का एक वक्तव्य है। इनका कहना था कि संविधान सभा में भी कई सदस्य ऐसे थे जो संविधान को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं मानते थे। यह संविधान जिन आदर्शों पर आधारित है उनका भारत की आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह संविधान यहाँ की परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पाएगा और लागू होने के कुछ समय बाद ही ठप्प हो जाएगा। ये वक्तव्य जो था लक्ष्मी नारायण साहू का था। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह जो चैप्टर है यह कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर का जो निष्कर्ष है उसको भी देख लेते हैं। तो बुनियादी संरचना में कौन कौन से तत्व निहित हैं, इस बात को लेकर अभी तक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। मतलब अभी तक यह पूरी तरीके से नहीं बताया जा सका है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो आधारभूत ढांचे अर्थात बुनियादी संरचना के अंतर्गत आती हैं। इन बहसों के चलते रहने में कोई बुराई नहीं है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बहस और मतभेद लोकतांत्रिक राजनीति के अनिवार्य अंग होते हैं। साथ ही हमारे राजनीतिक दलों और नेतृत्व ने भी इन बहसों के मामले में परिपक्वता का परिचय दिया है। उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि राजनीतिक प्रश्नों से जुड़ी बहस और तर्क वितर्क मर्यादा के बाहर न जाए। समझौतों और आदान प्रदान के बिना राजनीति नहीं चलती है। अतिवादी रुख अपनाना सैद्धांतिक दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन वैचारिक स्तर पर ऐसा करना काफ़ी आकर्षक भी दिखता है। अतिवादी रुख अपनाना सैद्धांतिक दृष्टि से ठीक हो सकता है, वैचारिक स्तर पर ऐसा करना काफ़ी आकर्षक भी दिखता है, लेकिन राजनीति में सभी पक्षों को अपने अतिवादी विचारों और नज़रियों को छोड़कर एक न्यूनतम साझी समझ विकसित करनी पड़ती है। इसके बिना लोकतांत्रिक राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती है। हमारे यहाँ की जनता और राजनीतिज्ञों ने इस बातों को भलीभांत समझा है। इसी मर्यादित व्यवहार के कारण हमारा लोकतांत्रिक संविधान सफल रहा है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सर्वोच्च होने की प्रतिद्वंद्विता हमेशा चलती रहेगी। जन कल्याण के अभिप्राय को लेकर भी उनके बीच द्वंद्व बना रहेगा, लेकिन अंततः निर्णय जनता के हाथों में ही रहता है। वस्तुतः लोकतंत्र का उद्देश्य और लोकतांत्रिक राजनीति का अंतिम लक्ष्य जनता की आज़ादी और खुशहाली है। तो यहाँ पर यह चैप्टर पूरा समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।